मुझे इस बात का आनंद है जब हम विक्रमादित्य से वो काल जोड़ रहे हैं, राजा सूरसेन यादव से, तो हमने कहा कि ये जो होटल के कक्ष बनेंगे इनके नाम भी उनके साथ जोड़े जाए। इसलिए ऐसा लगता है अशोक के नाम पर अभी उज्जैन में कुछ नहीं है, तो ये मुझे लगता है बाबा महाकाल के सेतु का नाम सम्राट अशोक पे करना चाहिए, ताकि इस माध्यम से ये इतिहास भी जाए कि हाँ अशोक उज्जैन से आए थे। आपको ध्यान होगा जब हमने महाराज ये जो अपना महामृत्युंजय द्वार बनाया, उसमें उज्जैन के सारे गौरवशाली इतिहास को प्रतिमाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि सारे इतिहास केवल कागज पे लिखने से पर्याप्त नहीं होता है, इतिहास को प्रतिमाओं के अंकन से भी बताना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश वन्य जीवों के लिए देश में एक अलग पहचान बनाता है। टाइगर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर हमारे देश में पाए जाते हैं और देश के अंदर हमारे मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे ज्यादा है। लेकिन टाइगर ही नहीं, अब हमारे यहाँ चीता भी आ गए और घड़ियाल भी देश में सबसे ज्यादा। तो हमारे यहाँ घड़ियाल के विलुप्त प्राय स्थिति से बाहर ला करके घड़ियालों की पर्याप्त वन्यजीव संख्या बढ़े, इस नाते से एक प्रोजेक्ट चलता है मुरैना में चंबल के किनारे। मैं आज स्वयं वहां जाकर के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूंगा और उम्मीद करूंगा कि घड़ियालों की संख्या इसी प्रकार से बढ़े और सभी प्रकार के वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, उसकी ये पहचान कायम रहे। सच्चे अर्थों में ये काल की नगरी है, अर्थात समय की नगरी, और समय की नगरी में समय को जो समझ जाए तो भी बचता क्या है, सबका समय नियत है। ऐसे में इस महाकाल की नगरी में सच्चे अर्थों में हमने अपने उस उदात्त भाव को जानने के लिए 3 दिन की वैचारिक यात्रा का समागम किया है। मेरी अपनी ओर से सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। सचमुच ये आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि पहले 2 संस्करण काशी तमिल संगम के पवित्र कार्तिक मास में आयोजित हुए थे, उसकी अपनी महत्व है। लेकिन तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में और प्रयागराज के बाद 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है, अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना
और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। और यह संदेश कि जहां जाति का भेद नहीं, पाति का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अंतःकरण से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वो फिसल गए थे इसलिए घटना हो गई। और यहाँ पर जो गिरा था कन्नौज में। यहाँ भी फिसल गए थे क्या मजदूर? यहाँ जो लगा था यहाँ भी मजदूर फिसल गए होंगे, बांस से टकरा गए होंगे तो पूरा गिर गया सब। यही तो रेलवे का है। और क्या कहा था कि सफाइयों का है ठेका इसमें। मैं आज भी कहता हूँ आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और मैं ये जानता हूँ पत्रकार साथी सब जानते हैं, इसमें भाजपाई लोग कुछ न कुछ अपना हिसाब किताब कर रहे थे। ये पहली बार हो रहा है कि आउटसोर्स के बाद आउटसोर्स, मतलब कमीशन के बाद कमीशन। तो बताइए काम कैसे होगा? तो ये भाजपाई लोग कर रहे थे, अब मुंह छिपाए घूम रहे होंगे। लिस्ट दे दें किस किसने काम किया। इन्होंने कहा कि सफाई में शामिल हैं, हमने स्वीकार कर लिया। भाजपा के लोग सूची दे दें, जानकारी दे दें कि किन किन का ठेका था और ठेकेदारों ने किसको ठेका दिया था, किस दुकान से सामान आ रहा था। सब भाजपा के लोग शामिल थे, सब भाजपा के लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। भैया 27 के लिए और ये वो लोग हैं जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं। कहते हैं हमारा डिजिटल कुंभ था, डिजिट नहीं बता पा रहे कितने लोगों की जान चली गई। 27 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। ये डर क्यों गए फिर? अरे कुछ नहीं होता, ये सब चलता रहता है, ये कुछ भी नहीं है। जेपी वाले से नहीं कुछ भी नहीं, अपनी ना क्या हमें थोड़ी रोक लेंगे? कैसे रोक लोगे आप? घर से थोड़ी निकलने रोक लोगे आप? पूरा कर रहे थे आज तो। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे, जाइए। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना, दिल्ली की जनता को लूटना, दिल्ली के पैसे की बंदर बांट करना। और इसीलिए 10 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 48 विधायकों में से एक विधायक पर भी भरोसा नहीं कर पाए हैं, उसको मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। उनको पता है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में सरकार चलाई और एक एक पार्षद ने दिल्ली वालों को लूटने का काम किया, एमसीडी के खजाने को लूटने का काम किया, एमसीडी को कंगाल करने का काम किया। और इसीलिए वो अपने 48 विधायकों में से एक पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि एक विधायक भी सरकार चला सकता है। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिर्फ दिल्ली वालों को लूटने का काम करेंगे, दिल्ली वालों के खजाने को खाली करने का काम करेंगे। तो आज सभी दिल्ली वालों के सामने ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी विधायक मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम बनने लायक कोई नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री बनने लायक ही कोई नहीं है तो दिल्ली की सरकार कैसे चलाएंगे? उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई विजन नहीं है, उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई काम करने का प्लान नहीं है। और आज ये कड़वी सच्चाई चुनाव के तुरंत बाद
दिल्ली वालों के सामने आ गई है।